कोई हुआ बिस्तर से रेंगती हुई उठी, बूढ़ी म्यू के सामने घुटने टेक दिए और चिल्ला उठी, माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, उसे मत फेंकिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। जब तक आप उसे नहीं फेंकेंगी, मैं म्यू परिवार के लिए बैल और घोड़े की तरह काम करने को तैयार हूँ। नी कोई हुआ सिर्फ एक ईमानदार गांव की महिला है, अनपढ़, निरक्षर। वह केवल अपनी सास का सम्मान करना, अपने पति की सेवा करना और अपने पति के परिवार के लिए एक बेटा पैदा करना जानती है। अब जब उसकी बेटी को उसकी सास द्वारा त्याग दिया जाने वाला है, तो उसके पास विनम्रतापूर्वक विनती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब उसे उसकी सास और पति द्वारा पीटा और डांटा जाता है, तो वह विरोध करने की हिम्मत नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी म्यू इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा बिगड़ गया। तुम्हें म्यू परिवार के लिए बैल और घोड़े की तरह काम करना चाहिए। तुम नाकारा औरत जो एक बेटा पैदा नहीं कर सकती। तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम एक मनहूस हो। तुम हमारे म्यू परिवार की मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में एक पोता नहीं है। माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। क्या आप मेरी बच्ची को नहीं फेंक सकती कृपया? नी कोई हुआ ने निराशापूर्वक विनती की। कुलटा, दफा हो जाओ। बूढ़ी म्यू ने नी कोई हुआ को बुरी तरह से घूरा, जैसे कि वह उसे किसी भी क्षण मार सकती हो। उसका पति म्यू जिनबाओ और बूढ़ी म्यू एक ही पक्ष में है। उसे अपनी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं है। वह एक बेटा होने का सपना देखता है। म्यू जिनबाओ ने नी कोई हुआ के बाल पकड़े और क्रूरता से कहा, हरामजादी, बेटा पैदा नहीं कर सकती और फिर भी विद्रोह करने की हिम्मत करती है, हैं? देखना, मैं आज तुझे मार डालूंगा। नी कोई हुआ इतना रोई कि उसके आंसू सूख गए। उसका जीवन इतना असहनीय रूप से कठिन है। भगवान उसे एक बेटा क्यों नहीं देते? क्यों? नियांग ने अपने सामने सब कुछ देखा, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और वह जमीन पर घुटने टेक बैठी। पिताजी, दादी, मेरी बहन हमारे परिवार की भाग्यशाली तारा है। हम अपनी भाग्यशाली तारा को कैसे फेंक सकते हैं? म्यू जिनबाओ ने घृणा से थूका। भाग्यशाली तारा? मुझे लगता है कि यह एक आपदा तारा की तरह ज्यादा है। नियांग ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। पिछली रात मैंने एक परी का सपना देखा और परी ने मुझे बताया कि मेरी बहन हमारे परिवार की कैबाओ लड़की है, हमारे परिवार की भाग्यशाली तारा है। वह न केवल हमारे परिवार में समृद्धि लाएगी, बल्कि वह हमें एक छोटा भाई भी लाएगी। परी ने यह भी कहा कि मेरी बहन के पैरों पर 6 छोटे काले तिल हैं, जो परी द्वारा हमारे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए दिए गए आशीर्वाद हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि क्या मेरी बहन के पैरों पर 6 काले तिल हैं। अपने पिछले जन्म में जब बूढ़ी म्यू उसकी बहन को फेंकने वाली थी, तो उसने बूढ़ी म्यू को यह कहते हुए सुना था, इस नाकारा बच्ची के पैरों पर 6 काले तिल भी हैं। सौभाग्य से नियांग को यह वाक्य याद था। यह सुनकर बूढ़ी म्यू ने आंखें सिकोड़ी और म्यू जिनबाओ की ओर देखा। जिनबाओ, जाओ और देखो कि क्या यह सच है। म्यू जिनबाओ तुरंत देखने के लिए बिस्तर के पास चला गया। थोड़ी देर बाद उसने खुशी से कहा, यह सच है माँ, यह सच है। वास्तव में 6 काले तिल हैं। यह सचमुच चमत्कारी है। इस युग में लोग कुछ हद तक अंधविश्वासी होते हैं। यह सुनने के बाद बूढ़ी म्यू के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। भगवान हमें आशीर्वाद दें। क्या इसका मतलब है कि म्यू परिवार में आखिरकार वंशज होंगे? बूढ़ी म्यू बहुत उत्साहित थी। नी यांग ने आग में घी डालने का अवसर नहीं छोड़ा। दादी, परी ने यह भी कहा कि छोटे भाई का लीशु के साथ एक विशेष संबंध है और कहा कि छोटा भाई कुछ दिनों में हमारे परिवार में आ जाएगा। लीशु? बूढ़ी म्यू ने तुरंत अपना लहजा बदला और हंसी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम उसे अभी नहीं फेंकेंगे। चलो उसका नाम ली फुक्सिंग रखते हैं। लीशु अब गर्भवती है। क्या लीशु लीशु के समान नहीं है? हे भगवान, लीशु के गर्भ में पल रहा बच्चा वास्तव में एक लड़का है। ये सोचकर बूढ़ी म्यू बहुत खुश हुई। आखिरकार म्यू परिवार में वंशज होने वाले हैं। ये वास्तव में देवताओं का आशीर्वाद है। यह सुनकर नी कोई हुआ का चेहरा खुशी से खिल उठा। अपने बच्चे को पकड़कर उसने जल्दी से दंडवत प्रणाम किया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ। फुक्सिंग, जल्दी से दादी को धन्यवाद कहो। धन्यवाद दादी। नी कोई हुआ जानती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वे नियांग के आभारी हैं। अगर नियांग नहीं होती तो उसकी छोटी बेटी शायद फेंके जाने के भाग्य से नहीं बच पाती। लेकिन नियांग को कैसे पता चला कि उसकी बहन के पैरों पर 6 छोटे काले तिल हैं?
आखिरकार वह बच्चे के जन्म के समय वहां नहीं थी और बच्चा इस पूरे समय लपेटे में लिपटा हुआ था, इसलिए नियांग ने उसके पैर नहीं देखे होंगे। बूढ़ी म्यू ने जमीन पर घुटने टेके नी कुई हुआ को देखा। उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। बस बस, अब उठो। कल रात के कपड़े अभी तक नहीं धुले हैं। जाओ और उन्हें जल्दी से धो लो। क्या तुम मुझसे धोने की उम्मीद करती हो? एक नाकारा बच्चे को जन्म दिया और फिर भी प्रसवोत्तर आराम का आनंद लेना चाहती हो? यह असंभव था। निकोईहुआ ने 5 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 को त्याग दिया गया था। वह हमेशा जन्म देने के तुरंत बाद काम पर लौट आती थी। महीने भर आराम करने का विचार उसके लिए एक दूर का सपना था। नियान को अपनी मां के लिए दुख हुआ। एक ऐसी महिला के लिए कपड़े धोना बुरा है जिसने अभी अभी जन्म दिया है। उसने बीच में कहा, दादी, मुझे कपड़े धोने दो। बूढ़ी लेडी म्यू ने एक छड़ी उठाई और नियान को उससे मारा। तुम मूर्ख लड़की, नीच कुल की, तुम्हें लगता है कि तुम बच गई? अभी पीछे की पहाड़ी पर घास काटने जाओ। हमारे घर की कुछ बकरियां अभी भी भोजन का इंतजार कर रही हैं। नियान ने बचाव नहीं किया, लेकिन छड़ी का वार झेल लिया। केवल गहरे दर्द में ही वह वास्तविकता देख सकती थी। इसके बारे में सोचना वास्तव में हास्यास्पद था। वह और उसकी मां मिलकर घर की बकरियों से भी कम मूल्य की थीं। यह बेहद विडंबनापूर्ण था। इस बात से चिंतित होकर कि बूढ़ी लेडी म्यू नियान को मारना जारी रखेगी, निकोईहुआ ने बच्चे को अपनी बाहों से बिस्तर पर रखा, छड़ी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और डरते हुए कहा, माँ, माँ, गुस्सा मत करो, मैं अभी कपड़े धोने जा रही हूं। जब वह बात कर रही थी तो वह नियान को इशारा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि नियान अब पलटकर जवाब नहीं देगी। नियान की निगाहें नीची थीं और उसकी आंखों में कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। जाओ और घास काटो। म्यू जिनबाओ ने नियान को बाहर धकेल दिया। कमबख्त, जितना दूर हो सके जाओ। नियान का हाथ, जो उसकी आस्तीन में छिपा था, मुट्ठी में भींच गया। अत्यधिक बल के कारण उसकी उंगलियों के पोर पहले ही हल्के सफेद हो गए थे। इंतजार करो, इस बार वह निश्चित रूप से अपनी मां और बहन को इस जीवित नरक से दूर ले जाएगी। बूढ़ी लेडी म्यू ने म्यू जिनबाओ को देखा और वह तुरंत समझ गया, उसके पीछे पीछे चला गया। सास और पति के जाने के बाद निकोईहुआ ने राहत की सांस ली। सोते हुए बच्चे को धीरे से बिस्तर पर रखा और वह फिर कपड़े धोने के लिए उठ गई। पिछली पहाड़ी पर पहुंचकर नियान ने घास काटते हुए अपने दिमाग में यादों को छांटा। अपने पिछले जन्म में उसे एक रखैल द्वारा पड़ोसी गांव के एक बूढ़े कुंवारे से शादी करने की साजिश रची गई थी। बूढ़े कुंवारे की मृत्यु के बाद वह बीजिंग चली गई। बीजिंग में उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसने कभी भी कड़ी मेहनत से अध्ययन करना नहीं भूला। उसने न केवल विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, बल्कि एक प्रसिद्ध महिला उद्यमी भी बनी, जो अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देती थी। अपने पिछले जन्म में उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि हत्यारा कौन था, और उसे अपनी मौत का कारण याद करने में भी कुछ कठिनाई हो रही थी। हालांकि जागने पर भारहीन अवस्था को देखते हुए ऐसा लगता था कि उसकी मृत्यु एक इमारत से गिरने के कारण हुई थी, लेकिन नियान के मन में एक बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति था। वह व्यक्ति ली जियानजियान था। नियान के विचार गहरे चले गए। हालांकि वह और ली जियानजियान अक्सर नहीं मिलते थे, केवल 2 या 3 बार। अगर ली जियानजियान ने इतनी अजीब तरह से व्यवहार नहीं किया होता, तो शायद उसे यह भी याद नहीं रहता कि ली जियानजियान कैसी दिखती थी। नियान ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। उसकी स्पष्ट आंखों में एक चमक दिखाई दी। अब, चूंकि भगवान ने उसे फिर से शुरुआत करने का एक और मौका दिया है, वह इसे संजोएगी। वह दुश्मनों से बदला लेगी। वह दयालुता का प्रतिदान करेगी। वह अपने पिछले जन्म के भाग्य को फिर से लिखेगी और एक समृद्ध युग की रचना करेगी। जब नियान घास काटकर घर जाने वाली थी, तभी अचानक पीछे से एक भारी वस्तु उसकी ओर तेजी से आई। धड़ाम, धड़ाम! दोनों पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधे ढलान के नीचे आ गिरे। नियान ने अपने ऊपर दबी हुई भारी वस्तु को देखा। उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। यह लगभग 25 वर्ष का एक व्यक्ति था, जिसकी आंखों में अद्भुत फिनिक्स जैसी आंखें थीं। उसकी आंखों की गहराई में खतरा छिपा हुआ था। शश! उस व्यक्ति ने एक हाथ से नियान का मुंह ढक दिया और दूसरे हाथ से अपनी होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया।